कानून तो होना ही चाहिए। इसके विरोध में कहने वालों के पास में कुछ भी नहीं है। सबकी राय लेने का मतलब क्या है? उनकी राय को भी लिया जा रहा है कि किसको ऐतराज है, तो देखते हैं उसमें क्या समाधान हो सकता है। रखने का अवसर विधानसभा में मिलेगा। मना कौन करता है? रखो ना। गहलोत साहब विधानसभा में जाते क्यों नहीं है? विरोध करो ना। विरोध करेगा, उनको सुझाव देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे यूसीसी पे। राजस्थान में यूसीसी के लिए सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं और जो एक कमेटी बनी हुई है उसको सुझाव देने हैं। लेकिन इसी बीच सियासी पारा भी चढ़ा। कांग्रेस का ये कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक कवायद की जा रही है, और जब तक मजमून पूरा सामने नहीं आता है तो सुझाव कोई क्या देगा। इसमें ना सरकार क्लियर है, ना भी कुछ इसका मजमून क्लियर है। इसको लेकर के और कांग्रेस लामबंद है। कांग्रेस का कहना है कि इसे स्थगित किया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्र लिखा है कि नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। खैर, यह कांग्रेस का कहना है। इसकी वजह क्या है और मूल मुद्दा जो दिखाई देता है वो लगता है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। ये कांग्रेस का मानना है, ये सोचना है। वो कम्युनिटी क्या सोचती है, विधि विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, और बीजेपी क्या काउंटर कर रहे, तमाम चीज़ों को लेकर के हम हमारे अतिथि हैं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, अब्दुल लतीफ़ आर्को साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम समुदाय के, और अशोक सिंह शेखावत साहब भाजपा प्रवक्ता हैं। योगेंद्र जोशी साहब विधि विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी भी हैं। लतीफ़ साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कांग्रेस यूसीसी पे यह कह करके कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा इससे, या उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, यह तो कांग्रेस का एक राजनीतिक बयान है। एक्चुअल क्या है? क्या मान के चलते हैं कि यूसीसी से मुस्लिम समुदाय में किसी तरह की कोई खलबली, बेचैनी है? हाँ, देखिए, दरअसल यूसीसी लाने का मकसद जो मैं समझता हूँ वो यही है कि जो भी लोग अपने धर्म की जिस तरह से भी पालन कर रहे हैं वो सभी डिस्टर्ब होंगे, और ख़ास तौर से मुसलमान तो होंगे ही होंगे। हमारे यहाँ जो हमारा पर्सनल लॉ जो कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत हमें इसी तरह उसकी पालना करनी होती है जिस तरह हम बाकी मज़हब की चीज़ों पर, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये हमें बिल्कुल पाबंदी करनी होती है। इसी तरह ये भी जो जीवन के बाकी रस्म रिवाज है, शादी है, मौत है, गमी है, तरह के कई, तो उन सब को ये डिस्टर्ब करने का लगता है। अभी कुछ पता नहीं है कि ये क्या लाएंगे, इसलिए कि अभी बात खुल कर के सामने आई नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमें संविधान ने 44 में जो आज़ादी दी है अपने मज़हब की आज़ादी से पालना करने की,
उसके में ये हस्तक्षेप करके और वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और अब आर्टिकल 25 में भी है, तो ये दोनों को जो है इसके ख़िलाफ़ कानून ला रहे हैं और ला करके ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को ये टारगेट करना चाहते हैं। बाकी समुदायों में वो रीति रिवाज है, धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको ये अब रोक करके बदलना चाहते हैं जी। सब एक करना चाहते हैं। आरको साहब, इसमें आपका जो ऐतराज है वो सभी 19 पॉइंट्स हैं इस पे, जिसमें ये कहना है कि मैरिज एक्ट है उसको सिमिलराइज किया जाएगा, एक ही तरह का कानून होगा, डिवोर्स का एक तरह का कानून होगा, अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सभी पे आपका ऑब्जेक्शन है कि या आपकी कम्युनिटी के रिलीजियस लॉ जो है बना हुआ आपका धार्मिक कानून है मुस्लिम लॉ, उसको ये एक उसमें लेके आने की जो कवायद है, क्योंकि 3 राज्यों में ऑलरेडी आ चुका है सामने, तो सभी बिंदुओं पे आपका है या फिर इन्हीं बिंदुओं पे ऐतराज है? नहीं, देखिए, जहाँ तक ऐतराज है वो सब चीज़ें सामने आएगी, लेकिन देखिए हमारे यहाँ शादी इस्लामिक तरीके से होती है, जो हमारे इस्लामिक तरीका है, कानून है, नियम है, उसके मुताबिक होती है। तलाक का भी एक कानून है, सिस्टम है, उसके मुताबिक। अब लिविंग हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है, इसको हम जिना बोलते हैं कि अगर कोई आदमी बगैर शादी के किसी के साथ रहता है तो वो महापाप है, जिना है, कहीं उसकी माफ़ी नहीं है। तो अब ये ऐसी चीज़ें हमारे मज़हब के अंदर क्लियर कट है। अब इन सारी चीज़ों को जिसको हम नियम के मुताबिक जिनको करना है उनको पाबंदी से करते हैं, जिन्हें नहीं करना है उन्हें हम छोड़ के चलते हैं। अब ये जो कानून ला रहे हैं, अब इस कानून में कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके लिए बराबर होगा, तो हमारे तो पर्सनल लॉ जो है वो हमारे जीवन जीने के तमाम तरीके धर्म से जुड़े हुए तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि साहब ये हमारा रीति रिवाज है, हमारे समाज में चलता चला आया है और फिर वो बदलते भी हैं। जो रीति रिवाज समाज से होते हैं वो बदलते रहते भी हैं, हालात बदलते हैं। यहाँ हालत ये है कि हर 12 कोस के बाद तो जबान बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, हर एक के अलग अपने अपने वो सिस्टम है। तो इस मुल्क में मैं समझता हूँ इस यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है। जी, चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है, वो अपनी बात कहेंगे। जोशी साहब, आरको साहब का कहना है कि यूसीसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि यह एक राजनीतिक एजेंडे की तरह ही है? देखो योगेंद्र जी, संविधान के अनुच्छेद 44 में जी ये प्रावधान किया गया था कि ये अपेक्षा की गई है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए। अब ये जब संविधान बना तो ये बात क्यों लिखी गई? जरूरत ही नहीं थी अगर ऐसा था। और जब ये चीज़ लिखी गई है तो उसी के संदर्भ में तो कार्रवाई हो रही है। दूसरा, इसमें धार्मिक मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो कोई धार्मिक आराधना से संबंधित हो। अब जैसे मान लीजिए 3 तलाक का था तो 2019 में वो निमट गया 3 तलाक का, तो उस कानून का भी अब क्या है, वो तो निमट चुका। अब 3 तलाक की जो प्रक्रिया थी वो भी अब चेंज हो गई पहले से। तो अब आप देखिए इसके अंदर है जो इम्पोर्टेंट बातें दी हुई हैं वो ऐसी दी हुई हैं जो हर समाज के लिए आवश्यक है, कोई एक समाज के विशेष के लिए नहीं है ये। अब आप देखिए डाइवोर्स की प्रक्रिया है या गोद लेने की प्रक्रिया है या विवाह की जो उम्र है, अब आप देखिए विवाह की उम्र एक निश्चित करना चाहें तो इन्होंने क्या है 19 पॉइंट लिखे हैं। ये नहीं किया है कि साहब आप पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि ऐसा करो। सुझाव ले रहे हैं, सुझाव दिया है कि विवाह की न्यूनतम आयु क्या होगी, विवाह का क्या पंजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब होना तो चाहिए। आप विदेश जाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर साथ जाएंगे हस्बैंड वाइफ तो पंजीकरण जरूरी है, तभी पासपोर्ट बनता है। तो बहुविवाह, एक से अधिक विवाह कैसे कर सकते हैं। तलाक के संबंध में, पति पत्नी के भरण पोषण के संबंध में, अब जैसे मान लीजिए मुस्लिम लॉ में है तो अगर वो जब शादी होती है तो मेहर निश्चित कर दी जाती है। अब वो मेहर कितनी निश्चित की जाती है, उसको कौन देता है, क्या कीमत है, तो उसमें महिलाएं कई बार परेशान भी होती हैं। और बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित है।
इसी प्रकार से गोद लेना है, उत्तराधिकार नियम है, वसीयत है, संयुक्त परिवार की और लिव इन। अब लिव इन तो सब में रह रहे हैं, कोई हिंदुओं और मुसलमानों में ही नहीं है, सब में लिव इन वाले मिल जाएंगे जो एक से अधिक पत्नियों के साथ रहते हैं। कई कई तो अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं, पत्नियों को ही पता नहीं कि मेरी कितनी पत्नियां हैं। तो इसलिए जो ये अधिकार बताए हैं उनमें महिलाओं के अधिकार ज्यादा है। अब आप देखिए, मैं एक इसमें देख रहा था सोशल मीडिया पे कि हलाला के लिए उसको बाध्य किया जाता है महिला को। तो ये जो कुरीतियां हैं उनमें और हमारे में जो कुरीतियां हैं हिंदुओं में या सिख में या ईसाई में या जैन में, उन सब कुरीतियों को बंद करना जरूरी है। और इसके अंदर धर्म की आराधना, धार्मिक कार्य पैदाइश, मरण, मौत, इसके संबंध में तो इसमें चर्चा है ही नहीं। और आप देखिए, जिस देश ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया वो देश तरक्की कर गया। चीन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपनी धर्म पूजा पाठ सब करते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन देश के अंदर कैसे रहेंगे, कैसे अदालतों में जाएंगे, अदालतों की क्या प्रक्रिया होगी। अब आप देखिए 4-4, 5-5 तो कानून बने हुए हैं हमारे देश में। हिंदू विवाह अधिनियम अलग बना हुआ है, मुस्लिम विवाह अलग बना हुआ है, ईसाई विवाह अधिनियम अलग है, पारसी विवाह अधिनियम अलग है, विशेष विवाह अधिनियम अलग है। ये इतने सारे विवाह अधिनियम तब थे। आप बताइए 1937, 1936 पारसी अधिनियम, 1936, 1937 मुस्लिम पर्सनल, मतलब ये जो पुराने कानून बने हुए हैं, इन कानूनों में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब फर्क नहीं रह गया है। अब आप देखिए, शादियां हो जाती नहीं हो जाती हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म के करते हैं कि नहीं करते हैं शादियां, सब हो रहा है। पहले नहीं करते थे, एक जाति से दूसरी जाति में जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 19 पॉइंटों पर जो विचार विमर्श करने को सरकार ने जारी किया है, आपको उनके बारे में बात करनी चाहिए। और यह नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू है या मुसलमान है, अपनी बात रखनी चाहिए। सिख के अंदर है, वो गुरु ग्रंथ साहब को सामने रख के विवाह करते हैं जी। तो इसलिए ये ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर हम रिजिड हो जाएं कि नहीं साहब ये चीज आनी ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके अंदर अपने अपने विचार सबको देने चाहिए। जी चलिए, राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का ऐतराज क्या है इसमें? 19 बिंदु दिए हुए हैं और अभी इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं कि रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी देखरेख में ये सुझाव मांगे जा रहे हैं। मैसेज आना शुरू हो चुके हैं, जयपुर में 10 और 11 को होगा, अलग अलग जगह पे, यानी कि ये काम शुरू हो चुका है। तो सुझाव देना है, सुझाव में कांग्रेस को क्यों ऐतराज है? योगेंद्र जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिकता संहिता, देखने को, समझने को, सुनने को बहुत सुंदर सा, साधारण सा शब्द लगता है। 1867 के अंदर गोवा में हुआ था सबसे पहले, तब से लेके आज दिन तक किसी भी स्टेट में लागू अभी तक नहीं हुआ है। चर्चाएं चल रही है 3-4 स्टेटों में, और भारतीय जनता पार्टी इस कानून को हिंदुस्तान के ऊपर थोपना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का ऐतराज ये है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। जो आपने 19 पॉइंट लिखे हैं, उन 19 पॉइंटों को जो आप सुझाव मांग रहे हैं, जो आपने कमेटी बनाई है, उन कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया गया है? जनजाति का कोई व्यक्ति है क्या? मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति है क्या? जब कमेटी के अंदर बहुत सरलता से कोई कानून अगर हिंदुस्तान में लागू किया जा रहा है, राजस्थान में लागू किया जा रहा है, पहली बात तो उसका ड्राफ्ट नहीं आ रहा है सार्वजनिक तौर पर, उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करें। और ड्राफ्ट की सार्वजनिक करने के साथ साथ जो भी कमेटी मेंबर आपने बनाए हैं, इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे मुस्लिम समाज के लोग, जनजाति के लोग। अब जनजाति समाज का उसमें कोई व्यक्ति नहीं कमेटी के अंदर, मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति उस कमेटी के अंदर नहीं, और फिर करेंगे कि यूसीसी लाएंगे, समानता कानून लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हिंदुस्तान सबका है, ये बहुत बड़ा सुंदर सा गुलदस्ता है, इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग प्यार से रहते हैं। कोई कानून लाना चाहते हैं, सबको बिठाइए ना, सबको बिठाइए, कौन मना कर रहा है आपको? सबको बिठाइए, सबकी बातचीत करिए, सब धर्म गुरुओं को बुलाइए, सब समाज के लोगों को बुलाइए, बुद्धिजीवियों को बुलाइए, तसल्ली से चर्चा करिए, पूरी कमेटी को लो बैठे। लेकिन आपकी तो कमेटी में ही फॉल्ट है, कमेटी में बू आती है, गंदगी आती है, कहीं ना कहीं बू ये आती है कि किसी न किसी धर्म विशेष पर अटैक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राजस्थान की सरकार कर रही है। हम कह रहे हैं कानून ला रहे, लाइए, लेकिन ड्राफ्ट क्या है, कमेटी में कौन है, सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग क्या तैयार है क्या? और अगर तैयार नहीं है तो फिर आप उसको ठीक करिएगा।
जी। कानून लाने में जल्दबाजी किस बात की है? नहीं, अभी कानून के लिए तो सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो सुझाव मांग रहे हैं, तो कानून तो तब बनेगा जब आपके भी नेता इस पर बहस करेंगे विधानसभा के अंदर। चलिए अशोक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। मुस्लिम समुदाय का तो ये कहना है कि हमें आर्टिकल 44 में जब साफ साफ राइट्स दिए हुए हैं अपने धर्म की स्वतंत्रता का, तो उसके बाद में क्यों इस कानून की आवश्यकता है? आरको साहब का कहना कानून की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि इसका मजमून सामने आना चाहिए कि करना क्या चाहते हैं, सुझाव किस पॉइंट पे दिए जाएं। हालांकि जो 19 बिंदु उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एजेंडा है, इस पे आपका क्या कहना है? तो क्या आवश्यकता महसूस करते हैं क्या इसकी? देखो, समाज में चाहे कोई भी धर्म का हो, समय के साथ में परिवर्तन होना जरूरी है, और वो भी कानूनी बिंदु से होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। जहाँ तक आर्टिकल 44 की बात बताई, आपके विशेषज्ञ बैठे उन्होंने बता दिया कि 44 कहता है कि आपको अधिकार दीजिए, समान, सबको समान मिलना चाहिए, तो ये कानून लाया जा सकता है। और जहाँ तक आर्टिकल 25 का है, वो कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता, उसमें कोई आर्डर नहीं आ रही, आपकी पूजा पद्धति, परंपरा, संस्कृति जो भी है, उसमें कोई भी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। अब यदि विवाह हो रहा है, जिस पद्धति से आपको करना वो पद्धति से कर लीजिए, लेकिन उसका पंजीकरण तो होना अनिवार्य है ना। यदि विवाह विघटन हो रहा है, नहीं बन रही है, तो उसकी भी तो एक कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके बिंदु होंगे 10 से 11। इस कारण से आपका विवाह विच्छेद हो सकता है। ये नहीं कोई व्यक्ति को बैठ करके कोई विवाह विच्छेद करेगा, ये नहीं होगा। मतलब कानून के दायरे में विवाह विच्छेद होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 29 है, वो भी क्या कहता है कि संस्कृति की रक्षा करें। संस्कृति कौन सी? भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण मिलना ही चाहिए, हम नहीं मना कर रहे। लेकिन इसमें यदि बात भी नहीं आ रही, कोई लिपि की बात नहीं आ रही है, कोई भाषा की बात नहीं आ रही है, तो आर्टिकल 29 भी ये कह रहा है। और जहां तक संघीय ढांचा है और व्यक्तिगत कानून है, मतलब ये पर्सनल कानून है, जो विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, उत्तराधिकारी से संबंधित, दत्तक से संबंधित और वसीयत से संबंधित जितने भी कानून हैं, ये सारे व्यक्तिगत कानून है। और इसमें संघीय ढांचे के अंदर आप देखें समवर्ती सूची हो, तो दोनों बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी उसमें कानून बना सकती है। जहां तक आर्टिकल 14 भी ये कहता है कि सबको समान राइट्स मिले, तो उसमें समान नागरिक संहिता भी लागू होती है कि उसमें असमानता किसी को नहीं दिखे, कि किसी को दिखे तो इस कानून के दायरे से आप कर रहे हैं, किसी को इस कानून के दायरे से कर रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कितना डिस्प्यूटेड होता है, कितना लिटिगेशन कोर्टों में आ रहा है। साथ ही साथ महिलाओं के जो राइट्स हैं उनको भी तो देखा जाएगा, क्या उनके राइट्स को नहीं देखा जाए? उत्तराधिकारी में कहीं पर किसी धर्म में ये आ रहा है कि उसको तो इतना हिस्सा मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। फिल्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म फॉर्म होना चाहिए कि उनका भी सक्सेशन होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। क्यों हम इक्वलिटी की बात करेंगे, हर महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार भी मिलने चाहिए और प्रॉपर्टी में अधिकार मिलने चाहिए। डिफरेंस राइट्स के कारण से जो कानून के अलग अलग बने हुए हैं, उसमें महिलाओं को जो उनको प्रॉपर्टी में हक प्रॉपर रूप से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आता कि राष्ट्रीय एकता की हम बात करें, यदि कानून हमारा समान होगा, समानता होगी, तो व्यक्तिगत कानूनों में मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा इसमें अड़चन नहीं पड़ करके अपन को एक समान कानून होना चाहिए। दूसरा, गोवा में लागू है, जो खुन्ने का कि गोवा में लागू है 1867 में, और 1961 में यदि विलय वार्ड में हुआ, तो उसके बाद में भी तो ये कानून आज भी चल रहा है वहां पर। तो वहां की जो पद्धतियां, जिस प्रकार के जो 19 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंटों में से कम 11-12 पॉइंट्स उसमें ही है जो आधुनिकता को हम कहते हैं कि जोड़े गए हैं। जैसे पहले पंजीकरण तो आपको कराना ही है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आप पंजीकरण तो कराना जरूरी भी होता है, और नहीं होगा तो आप पहले ये साबित नहीं कर पाओगे कि मेरी मैरिज हुई या नहीं है। आप फोटो दिखाओगे, किसी का बयान कराओगे, जो आर्टिकल आपसे कहीं से खरीदे हैं उनको प्रूफ करोगे, तो पंजीकरण होगा तो विवाह को प्रूफ करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी कि विवाह तो हुआ ही है। क्योंकि कोर्टों में कभी कभी ये आता है कि साहब विवाह नहीं हुआ। जैसी प्रकार से रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई भी रह रहा है, तो यदि पंजीकरण होगा तो ये तो साबित होगा दोनों साथ रह रहे हैं, और उनके जो बच्चे होंगे उनको राइट्स कैसे देंगे, वो भी तो होगा। और इसमें 19 बिंदु दिएंगे। इनका क्या, कांग्रेस का क्या था? प्रक्रिया, समय, जन सुनवाई, 3 का पहले बिंदु था। ये सब प्रक्रिया सही नहीं कर रहे हैं, समय का चयन सही नहीं कर रहे हैं, और जन सुनवाई प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। अब कमेटी बना दी गई, और कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज है, और कमेटी वो कह रही है कि हम आपके द्वार जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवियों से पूछेंगे कि साहब आपके ये हमारे 19 बिंदु, इस पर आप अपना विचार दीजिए। कानूनी से भी पूछेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से पूछेंगे, सामाजिक संगठनों से पूछेंगे, तो उनको दिक्कत किस हो रही है? नहीं, हम तो उसका नहीं करेंगे, ड्राफ्ट बना दीजिए। 19 क्या है? ये ड्राफ्ट तो है, ये बिंदु है, ये ड्राफ्ट के बिंदु तो है।
क्लियर है, अशोक जी ने सारा क्लियर किया है कि जनजाति का कोई है कमेटी में? अच्छा हाँ, एक और बताऊंगा। समाज का है कमेटी अब में? देखो दो चीज है। कांग्रेस का एक हल्का सा लगा कि एक तो कर दिया कि प्रक्रिया ठीक है, जन सुनवाई भी सही है और समय का चयन भी किया है, देश की एकता की बात होनी, सिर्फ इतना सा इनका विभाग है, कमेटी में कोई ST SC का और मिnority का कोई आदमी नहीं है। कोई भी लो बनता है, चाहे पहले कभी भी कुछ भी बनाओ, कमेटियां खूब बनती है, उस कमेटी में उसके ज्ञाता जो होंगे उसी को बनाया जाता है। और सेकेंडरी जो बात है, जिस लोगों के पक्ष में हम जा रहे हैं, जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, वो सामाजिक समीकरण के लिए सारे लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं उनके पास में, उसमें आने के लिए सब कुछ छूट दी है। 19 बिंदु दिए गए हैं, उन 19 बिंदु के आधार पर है। आज कांग्रेस इस स्टैंड पर तो आ गई है कि सब UCC सही बना रही हो, लेकिन कमेटी में जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मतलब आप जो पहली बातें कहते थे वो तो खत्म हो गई। अब तो ये आ गया कि कमेटी वाली आ गई कि साहब मेंबर में जो चयन किया गया है उसमें विभेदकारी है, उसमें इस क्लास को नहीं लिया गया है, भला सभी के लिए है और उसमें अच्छे लोगों को लिया गया है। ये बात नहीं अच्छे लोगों के, उसमें AAG भी हैं, हाईकोर्ट के जजेस भी हैं, IAS भी हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं दी है ना, उन लोगों को तो लिया जा रहा है। और जनजाति का कौन है? राजस्थान की जनता पूछ रही है, मुस्लिम समाज का कौन है? आप देखो तो क्या जनजाति में पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है? आ गई ना कि कमेटी एक चीज में और जानना ये तो आगे की UCC सही है। एक चीज में और जानना चाहूंगा जोशी साहब के पास में जाना। जोशी साहब, एक लिबर्टी दी है कि आदिवासियों के जो नियम है वो मैरिज के, वो तो कायदे में रहेंगे और बाकी किसी को इसमें छूट नहीं दी गई है। देखिए, नागा जाति को भी प्रिविलेज मिला हुआ है 371 संविधान के अनुच्छेद से। मिजो विवाह अधिनियम अलग लगा हुआ है 371G से। एक खासी जनजाति है, वहाँ मातृ सत्तात्मक समाज है और उसमें सबसे छोटी बच्ची जो होती है वही घर की मालिक होती है, उसी को सारी संपत्ति मिलती है। और अनुसूचित जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा एकदम से, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, नाता प्रथा भी है, कई जगह ऐसी प्रथाएं भी है जिनके अंदर 2-2 शादियां भी होती हैं, कई इस तरह की चीजें हैं। उन लोगों उन जो समुदाय हैं, जैसे गोवा के अंदर एक जो बता रहे हैं वैसे था, उसमें नागरिक संहिता लागू थी, लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में है तो उनके संबंध में भी विचार होगा। अब ये नहीं है, देखिए कि एक मरीज आता है, अब वो हिंदू मरीज आएगा तो उसके अंदर जो डॉक्टर जितने होंगे उसमें हर समुदाय का डॉक्टर होगा, ऐसा थोड़ी है कि अगर एक जज होगा, एक अगर कोई कंप्लेंट है, मुसलमान कंप्लेंट है या हिंदू है तो मुस्लिम जज होना चाहिए, मुस्लिम वकील होना चाहिए। ये कहाँ का न्याय हो गया? हमारे यहाँ इस देश को हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटकर कहाँ ले जा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो भी हो विद्वान होना चाहिए, वो विद्वता रखना चाहिए, वो इन कानूनों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, जनजाति के लिए इनकी परेशानियों को देखना चाहिए। और फिर जब आपसे मांग रहे हैं, सुझाव ही तो मांग रहे हैं अभी, तो आप अपने ठोक के सुझाव दीजिए कि नहीं इसके अंदर ये सुझाव होना चाहिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर सिख होना चाहिए, उसमें ईसाई होना चाहिए, उसमें जनजाति का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके अंदर विद्वान होना चाहिए और उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सभी प्रकार के धर्मों के कानूनों की जानकारी रखता हो। और जब वो कानूनों की जानकारी रखता है तो उसको इन सब चीजों की, जैसे नाता प्रथा है तो ये होती है, ये ST SC में इधर चले जाइए, उधर सागवाड़ा बांसवाड़ा चले जाइए, अब वहां पर कानून IPC और आपकी PNSS लागू ही नहीं होती है। अगर मर्डर कर दिया तो मर्डर का मर्डर से जवाब होता है, या फिर इतने पैसे दे दीजिए तब टंटा टूटेगा। तो अभी भी हमारे देश में इतने साल बाद भी वो कानून लागू थोड़ी हो रहे हैं जो कानून बने हुए हैं। मोताना को तो खैर वैसे भी आज भी पुलिस उनके खिलाफ FIR दर्ज करने लगी है, उसको फिर लीगल नहीं मानती। हाँ, फिर नहीं, लीगल भले वो नहीं मानती हो, लेकिन हो तो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग किसी ने रोक दिया हो, अभी रोक नहीं पाए हैं कहीं भी इस तरह की चीज। खाप पंचायतें नहीं है क्या? आपने क्या खाप पंचायतों को खत्म कर दिया? नहीं, वो खाप पंचायतें आज भी है, निर्णय आज भी देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नहीं हुआ था कि साहब घी मालपुए घी में नहीं बनाए तो जाति से बाहर कर दिया, तो क्या कानून में लिखा हुआ है? लेकिन किया जात से बाहर उसको। तो आपका कहां है कानून, कहां है IPC, कहां है PNSS? तो देश चल रहा है इस तरह से, इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है और इसलिए इन कानूनों को सबको जोड़ के बनाना चाहिए। आर्को साहब, आपके साथ मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अब लगता है कि समय के साथ कुछ चीजों में बदलाव होता है तो उससे किया जाना चाहिए। देखिए, दरअसल बात यह है कि अभी जितनी भी बात हुई है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारे मज़हब के अंदर, इस्लाम मज़हब में जिन चीज़ों को
हमें फॉलो करना है वो सब कुरान से मिली हुई है। तो हमारे यहाँ रीति रिवाज कोई नहीं होता है, हमारा कानून कुरान से है। शादी ब्याह हर कोई भी जो भी हमारे यहाँ सिस्टम है वो सारा का सारा धर्म से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो इसीलिए इसमें कोई भी बदलाव हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कुछ भी हो जाए हमें अपने कुरान के ऑर्डर को मानना ही मानना है। अभी जो बात हमारे ये जो बता रहे हैं कि यह हकीकत है कि कई ऐसे समुदाय हैं कि जिनको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ये लागू ही नहीं कर सकते उनके ऊपर। तो फिर ऐसी पोजीशन में इस मुल्क में कहाँ ज़रूरत पड़ रही है कि साहब यूसीसी लाने के बगैर ये मुल्क जो है तरक्की नहीं करेगा या यूसीसी। अरे हमारे यहाँ विरासत का कानून बना हुआ है, हमारे यहाँ गोद लेने का भी कानून बना हुआ है कि हम किसी भी लड़के को अगर गोद लेंगे तो वो हमारा पैदाइशी राइट्स उसको नहीं मिल सकते। जो पैदाइशी बच्चा होता है उसको वो तमाम राइट्स नहीं मिल सकते। हमारे यहाँ गोद लिया हुआ बच्चा जो है पाल सकते हैं लेकिन उसको विरासत नहीं मिलती है। अब आप कल कहेंगे कि नहीं साहब इसको भी विरासत दे, तो ये हमारे कानून में हस्तक्षेप हो गया ना। इसी तरह अगर आपको हमारे अपने मज़हब के बीच में कोई भी चीज़ ऐसी कम की जाती है, घटाई जाती है, बदलाए, उसके बदले हमारे पे पाबंद, जैसे हमारे यहाँ शादी में लड़की की जो है उम्र ये तय है कि जब लड़की बालिग हो जाए, और बालिग होने का मतलब उसको एमसी जब आ जाए उसको शादी करने का राइट्स है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं साहब 18 साल या 21 साल, कल बदल करके इसको 25 साल भी कर दोगे, जो मर्ज़ी कर दोगे आप, आपके हिसाब से जो भी आपको करना है। जबकि देखा यह जा रहा है कि बच्चियां जो हैं वो बालिग होने के बाद इस काबिल होती हैं तो अगर रिश्ते मिलते हैं तो कर देने चाहिए। नहीं, हम आज रोज़ ये देख रहे हैं कि लड़कियां अपना घर छोड़ छोड़ करके भाग रही हैं, बालिग हो जाती हैं 25-25 साल, 30-30 साल, उनकी शादियां नहीं होती है, और फिर होती हैं तो बाद में ये झगड़े होते हैं कि साहब ये लड़कियां पाक साफ नहीं हैं, ये लड़कियां अपने जाने किन किन दोस्तों से साथ रही हैं। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ये सब बर्दाश्त है। क्यों बर्दाश्त है? हम ये नहीं चाहते कि हमारा माशरा साफ सुथरा बना रहे। हमारे इस्लाम मजहब ने साफ सुथरा माशरा, लेकिन आपको नहीं लगता सब कुछ चीजें, जैसे हिंदू धर्म में पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि सब विधवा विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सती प्रथा का कुछ लोग पहले मानते थे, समय के साथ में सती प्रथा भी बंद की गई। विधवा विवाह को कहा गया कि अगर नाबालिग को या छोटी उम्र में मैरिज कर दी किसी की, उसका पति मर गया तो आजीवन कैसे निकालेगी? जब पुरुष की मैरिज हो सकती है तो महिला की क्यों नहीं? ये सुधार की जरूरत पड़ी तो हिंदू विवाह में इसका सुधार किया गया, मैरिज को वैलिड किया गया कि हाँ, दूसरी मैरिज हो सकती है। तो यहाँ आपको लगता है कि हम अपने कुरान के खिलाफ कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, और हमारा जीवन जीने का एक एक चीज़ कुरान ने बताई है, हम उसके खिलाफ कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। और जो लोग मान रहे हैं तो वो क्या है, वो पता नहीं उनके मज़हब में है या नहीं है, उनका रीति रिवाज चल रहा है या क्या क्या सिस्टम है, वो सब अपने तरीके से उन्होंने, समय कम है मैं बस, तो चलिए राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि अभी समय के साथ में सुधार की अगर गुंजाइश है किसी में भी कानून में तो की जानी चाहिए वो? योगेंद्र जी, समय के साथ सुधार हो अच्छी बात है, लेकिन सुधार करने का टारगेट या सुधार करने की जो नियम आता है, जो कानून आता है, उसमें किसी कोई पर्टिकुलर अगर बदबू आती है, बू आती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश हम सबका है, देश तरक्की करना चाहिए, समाज तरक्की करनी चाहिए। आपको इसमें बू आ रही है, उस बू को दूर करवाता हूं अशोक जी से। अशोक जी, कांग्रेस को इस बात की बू आ रही है कि टारगेट किया जा रहा है किसी समुदाय को। साहब ने कहा कि कोई भी आदेश होगा उसको आदेश के हिसाब से, हम धर्म के हिसाब से उसको मानेंगे, ठीक है, उनका एक धर्म के हिसाब से मानेंगे। कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो यह तो है नहीं कि उसके पैर काट दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे, जीवा काट दी जाएगी, वो कानून के अनुसार तो चलेगा, वहाँ तो ठीक है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि 18 वर्ष से पहले के बच्चों का यदि हम शादियाँ कर दें, वोट देने का राइट तो 18 वर्ष से पहले स्टार्ट होता है। बताओ, हर चीज़ में 18 वर्ष आ रही है, 21 वर्ष आ रहा है, तो अपन कौन सी सदी में लेके जा रहे हैं? धार्मिक हैं, उनकी पद्धतियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में तो करना ही चाहिए क्योंकि सबके सिविल राइट्स हैं। जहाँ तक मैं, इन्होंने कहा कि दत्तक की बात करी, दत्तक में ले लिया तो मैं तो नेचुरल वही बच्चा हो गया उसका, यदि बच्चा है नहीं है तो नेचुरली माना जाएगा उसका, और उसको सारे राइट्स वही मिलेंगे। महिलाओं को यदि 1/3 आप दे रहे हो और 1/3 के देने के बाद में बाकी एक इक्वलिटी नहीं कर रहे हो तो ये भी गलत है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो खैर चलिए, पहली बहस नहीं है यूसीसी को लेकर के,
सुझाव का जो समय है वो शुरू हो चुका है और रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी देखरेख में हो रहा है। 19 पॉइंट्स दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों के पास में मैसेज भी आ चुके हैं कि अपना सुझाव इस पे दीजिए, या समय जो भी एक प्लेटफॉर्म रखा है उस पर। ऐतराज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोगों का है। अब क्या रास्ता निकलता है, क्या इसका मजमून तैयार होता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस पे सियासत भी हो रही है और सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अब वो कहाँ जाके थमता है, कैसे रुकता है, ये देखने वाली बात होगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।